के बच्चों में कोरोना के बाद अब नया खतरा भी मंडरा रहा है। इस नए खतरे का नाम है कावासाकी सिंड्रोम। देश के कई अस्पतालों में कई ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं जो कि कोरोना से रिकवर होने के बाद दोबारा बीमार हो रहे हैं। खून की नलियों में सूजन, आंखों में सूजन, त्वचा में लालपन, गले में गांठ होना, इस तरीके की लक्षण जो है वो बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। बच्चे थकान महसूस कर रहे हैं, बच्चों का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। यानी इस बीमारी से बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही देश के बड़े डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है जो आपके तमाम सवालों और इस सिंड्रोम से जुड़े तमाम सिम्टम्स को लेकर के और इसके इलाज को लेकर के जो भी भ्रम है, जो भी बातें हैं और जो भी इसका निदान है वो आप तक पहुंचाएगा। हम आपको बताते हैं कि ऐसे बच्चों पर कावासाकी सिंड्रोम के बारे में देश इस वक्त जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोरोना के बाद बच्चों पर नया खतरा, संक्रमण के बाद सिंड्रोम से बच के रहना, बच्चों को शिकार बनाता कावासाकी सिंड्रोम। क्या तीसरी लहर की आशंका दूसरी लहर में ही सच बनती जा रही है? क्या बच्चे संक्रमण के बाद सिंड्रोम के शिकार बनते जा रहे हैं? देश को चिंता में डालने वाले ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि संक्रमण के बाद बच्चे नई बीमारी कावासाकी सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। इस सिंड्रोम ने सबको परेशान कर दिया है। ये 7 साल के ईशांत सेठी है जो दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं। ईशांत मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS से बीमार है, लेकिन अब ईशांत MIS से रिकवर कर रहे हैं। देश के कई अस्पतालों में ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं। तो बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा डर है बच्चों का इस टाइम, क्योंकि अभी हमने बहुत प्रिकॉशन रखा था, उसके बावजूद बेबी बीमार हो गए। तो इसको पहले फीवर आया था, फीवर के बाद हमने जैसे टेस्ट कराया नॉर्मल, तो इसको यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन आया था। कोरोना के दौरान या रिकवर होने के बाद साइड इफेक्ट के तौर पर कावासाकी सिंड्रोम की बीमारी सामने आई है। इस बीमारी को मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। कई बच्चों में कोरोना के बाद खून की नलियों में सूजन आने की समस्या देखी जा रही है। आंखें सूज जाती हैं, बुखार, लाल त्वचा होना, पेट दर्द और बहुत थकान रहने लगती है। इन बच्चों का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। ऐसे लक्षणों को तुरंत पहचानना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि बच्चे को बुखार रहता है। अगर किसी भी बच्चे को बुखार रह रहा है 3 दिन या 3 या 5 दिन से ज्यादा, उसको अगर आंखों में लालिमा है, उसकी हाथ पैरों में रैशेस हैं और उसके उसको अगर पेट में दर्द रहता है, उल्टी दस्त रहते हैं और कई बार इन बच्चों के हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है और वो हमारे हार्ट पर असर करता है। इस हार्ट पर असर करने की वजह से बच्चे के ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। अगर देरी हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जिन बच्चों को कोरोना हो चुका है या घर में कोई न कोई सदस्य कोरोना संक्रमित होने के बाद रिकवर हो चुके हैं, उनके परिवारों में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कई बच्चों की त्वचा पर लाल चकत्ते, आंखों के लाल होने, पेट दर्द, उल्टी, दिल की धड़कन बढ़ने या बुखार की बीमारियां हो रही हैं। इन लक्षणों को ही मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम दिया गया है। ऐसे बच्चों का भी D-डाइमर टेस्ट कराया जाता है। इससे शरीर में अंदरूनी सूजन का पता चल सकता है। ये बीमारी हालांकि घातक नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। नो डाउट कम हो रहा है। इम्यूनिटी अभी इतना स्टडी नहीं हुई कि बहुत क्लियर डिमार्केट किया जा सके कि बच्चों में क्या क्या होगा, बट उसमें जनरलाइज इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, विच शोज़ कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वायरस अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रांगली लड़ती है, इसलिए पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना के शिकार होने वाले 11% मरीज बच्चे थे। टेस्टिंग के आधार पर दर्ज मामलों में से 3.6% बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। कुल संक्रमित बच्चों में से 6% को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी।
तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे का अंदेशा है। हालांकि बच्चों का इम्यून सिस्टम ताकतवर हो तो ये बीमारी जल्द ठीक हो जाती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो बच्चों पर मंडरा रहे इस खतरे की हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बड़ा पैनल हमारे साथ डॉक्टर्स का मौजूद है, अनुभवी पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो हम आपको कोरोना के 10 बड़े अपडेट्स बता देते हैं। एक तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 900 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 1.19% है। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी कर्फ्यू जारी रहेगा एक हफ्ते के लिए। दिल्ली में कल से फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,295 नए केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में 1,038 नए केसेस हैं। महाराष्ट्र में कम संक्रमण वाले जिलों में अब छूट मिलेगी। कर्नाटक में 24 घंटे में 20,628 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 2,287 नए मामले सामने आए हैं और यूपी में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल काफी कम हो गया है, 0.8%। तो फिलहाल ये कावासाकी सिंड्रोम है क्या? फिलहाल हमने इस रिपोर्ट में भी आपको दिखाया कैसे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रवि मलिक हैं और डॉक्टर नीलम मोहन भी मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, एक तरफ व्हाइट फंगस, फिर ब्लैक, फिर येलो भी सामने आया और अब बच्चों को लेकर के जब हम बात करते हैं कि आने वाला वक्त जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहने वाला, ऐसे में ये कावासाकी सिंड्रोम ये है क्या सर? पहले थोड़ा सा ये बताइए दर्शकों को, फिर थोड़ा सा इससे कितना डरने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने कोविड में देखा है कि बच्चों में संक्रमण कम पाया जाता है। ज़्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और या बहुत कम लक्षण होते हैं। आजकल जैसे कि हमने देखा था दूसरी लहर आई थी जिसमें काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ था, जिसमें मिडिल एज्ड यंग मरीजों को ज़्यादा संक्रमण हुआ था। एंड काफ़ी मरीज ऐसे थे कि जिनका हुआ था और घर में ही ठीक हो गया। बच्चों को भी कुछ लक्षण आए थे क्योंकि इसमें बहुत माइल्ड होता है, उनकी जांच नहीं हो पाई या जांच कराई नहीं गई और जिनको लक्षण हुए और वो ठीक हो गए। और उसके बाद में अभी जो आजकल जैसे जो सिंड्रोम चल रहा है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है। कोविड ऑल्सो एक तरह का वायरस है। तो जिन घरों में जिन लोगों को कोविड हुआ था एडल्ट में या बच्चों को भी साथ में हुआ था, जो बच्चे ठीक हो गए हैं, उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद में बच्चे को अगर सडनली तेज़ बुखार आ जाए, जनरली बच्चों में ही होता है, 19 साल तक के बच्चों को अगर 3 से 4 दिन तक तेज़ बुखार होता है, बुखार के साथ में उसको बाकी सिस्टम भी जिसमें कि थोड़ी लिथार्जी आ सकती है, रैश आ सकती है, बॉडी में ओरल मुंह में भी आ सकती है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। इसके साथ साथ में उनको और भी लूज मोशंस, वॉमिटिंग या और भी अगर इस तरह का कोई भी एटिपिकल अगर लक्षण होता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। पहले चीज़ बताता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस तरह का कोई भी लक्षण हो किसी भी बच्चे को जिसके घर में किसी को पहले कोविड हुआ है तो वो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, हॉस्पिटल में दिखाएं और जितना जल्दी हो सके इसका इलाज कराएं। इसका जो इलाज है, अभी जो इसका जो इंसिडेंस है, यूजुअली बहुत कम लोगों को पाया जाता है। ओवरऑल इंसिडेंस इसका 0.18% है बच्चों में। जितने बच्चों को भी कोविड हुआ है या कोविड के लक्षण है, 0.18% को ये MIS-C हो सकता है और जितने बच्चे एडमिट होते हैं उसमें करीब इसको 10%। सो इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है कि हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लक्षण है तो हॉस्पिटल में आएँ। इसका एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया फिट होता है उस पेशेंट्स को हम लोग जो ट्रीटमेंट भी आजकल अवेलेबल है, इसकी दवाई की भी कोई किल्लत नहीं है, IVIG इसमें दवाई देते हैं और बाकी जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो सारा खसारे देते हैं, विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, खाली सभी को ये जागरूकता फैलानी है कि अगर इस तरह का लक्षण है तो तुरंत हॉस्पिटल में दिखाएं, जिससे कि टाइम पे पहुंच के उसका इलाज हो सके। और डॉक्टर मलिक, इसके क्या सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं और कैसे पहचाने कि वही है?
देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो MIS सिंड्रोम है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है, ये उन बच्चों में होता है जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को और डॉक्टर्स को हमें ये जागरूक करना बड़ा जरूरी है कि जो भी बच्चा कोविड से जिसकी डायग्नोसिस बनी है, जिसके घर में कोविड है, वो रिकवर कर रहा है कोविड से, लेकिन रिकवरी के वक्त सडनली हाई ग्रेड फीवर आने लग गया। बच्चा ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन सडनली हाई ग्रेड फीवर आने लग गया, बॉडी पे रैशेज आने लग गए, हाथों पैरों में सूजन आने लग गई। इसके 5 सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए। सडन हाई ग्रेड फीवर दोबारा से शुरू हो गया, एंड इफ इट इज परसिस्टिंग मोर देन 3 डेज, 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार तेज दोबारा से रिकवर हो गया और दोबारा परसिस्ट कर रहा है। नंबर 2, पूरी बॉडी पे रैशेज आने शुरू कर दें। नंबर 3, हाथों पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाए, लिप्स में, मुंह में, सब जगह पर थोड़ी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए। चौथी चीज ये है कि अगर मुंह और लाल जो आंखें हैं वो एकदम ब्लड रेड हो जाती है। मुंह अगर आप बच्चे का खोलेंगे तो वो भी रेड है, और आंखें भी खोलेंगे तो वो भी बिल्कुल म्यूकोपर्लेंट कंजंक्टिवाइटिस इसमें होना शुरू हो जाएगा। और 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा इसमें लिस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। इसको शुरुआती दौर पे पकड़ना बड़ा जरूरी है। इट इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा डॉक्टर साहब से, इसमें चिंता का विषय है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बता दूं, इस बार भी हमने कई MIS के मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स डायग्नोज किए हैं, पिछली वेव में भी थोड़े बहुत आए थे। इट इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अगर इसको अर्ली स्टेज में हम पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें BP कभी भी लो हो सकता है, बच्चा शॉक में कभी भी जा सकता है, और अगर ये डायग्नोज होता है तो बच्चा ICU में एडमिट होगा और वहां पर उसका प्रॉपर इलाज होगा। इसका इलाज हमारे पास है। होता क्या है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही जो है ना, वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, तो बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है, स्पेशली ब्लड वेसल्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, लंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है, इवन ब्रेन के, आंखों के, स्किन के ऊपर, सब जगह इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जब तक हम इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को रोकेंगे नहीं तो ये बच्चे की मृत्यु तक कर सकता है। इसमें फियरफुल होने की जरूरत नहीं, लेकिन डेफिनेटली केयरफुल होने की जरूरत है। और इसके अंदर डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस इज द की स्टोन। अर्ली डायग्नोसिस आप बनाइए, जैसे आपको सिम्टम्स लगते हैं आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर, और एक चीज और बता दूं, इसको हम कावासाकी सिंड्रोम नहीं कह सकते। कावासाकी सिंड्रोम इसी के तरह का एक और सिंड्रोम होता है विच इज इडियोपैथिक। तो ये MIS बीमारी है, ये बिल्कुल कावासाकी डिजीज की तरह प्रेजेंट करती है, लेकिन कावासाकी से थोड़ी डिफरेंट होती है, और ये कोविड के बाद में जो है ये आती है, और नेक्स्ट वेव में हम लोगों को काफी अंदेश है। उसके बाद बड़ा सिंपल है, जैसे ही आपके पास सिम्टम हो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, वो इमीडिएट ब्लड टेस्ट कर लेगा, जिसमें मेनली हम लोग D-डाइमर, फेरेटिन, LDH, CRP करके देखेंगे अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेटस क्या है। अक्सर सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो बढ़े हुए होते हैं। उसके बाद हम एडमिट करते हैं, और उसके बाद बच्चों को इंट्रावीनस दवाइयां आती है, IVIG आता है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह आती है। तो ये दवाइयां हम बच्चों को देते हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर अभिभावकों ने या डॉक्टरों ने इसे समय पे नहीं पहचाना और बच्चा शॉक में चला गया, उसका BP कम हो गया या ये सब हुआ, तो फिर उसमें कई बार इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में आ सकता है थर्ड वेव में, इसीलिए बच्चों की वैक्सीनेशन होनी बड़ी जरूरी है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। सचिन जी, ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि कोई खास एज है इसकी। बच्चों में 6 महीने के बच्चे को भी मैंने डायग्नोज किया हुआ है, और उससे लेकर 17 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। जनरली इसकी जो एज ग्रुप है 5 to 14 ईयर्स के बीच में ज्यादा होता है। ठीक है। और डॉक्टर नीलम मोहन, फिर कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर ये देखें कि नहीं अब ऐसा कि हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए? मैंने अभी दोनों स्पीकर्स को सुना है, और जो थोड़ा ऐड करना चाहूंगी पॉइंट्स उन पर। नंबर 1, MIS केसेस जो हैं यूजुअली 2 से 8 हफ्ते बाद या 2 से 6 हफ्ते बाद कोविड के होते हैं बच्चों में। जिस तरीके से बड़ों में पहले हफ्ते में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, अधिकतर सेकंड हफ्ते में कॉम्प्लिकेशंस होती है। सिमिलरली उस तरीके से बच्चों में भी या तो सेकंड के बाद तक ये कॉम्प्लिकेशंस चलती हैं। जो हम वर्ल्ड वाइड डेटा है उसको बता रहे हैं कि 0.16, लेकिन जो लेटेस्ट अभी USA की रिपोर्ट है अप्रैल एंड तक की, उसमें उन्होंने एज हाई एज 2% बताया है। 2% जो पहले हम सोच रहे थे 0.14 उनका डेटा। सिमिलरली
काफ़ी जगह, इनफैक्ट एक यूएसए की टेरिटरी में उन्होंने एज हाई 6% बताया। तो एवरेज भी मान के चलें, ये उतने कम नहीं है जितने हम सोच रहे थे। आप ही की मीडिया के माध्यम मैंने पहले भी बताया था कि जब सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं है, अभी बच्चों में आपको देखना है कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी, और मैं बिल्कुल सही थी, क्योंकि जैसे जैसे ये पीक खत्म हो रही है लोग सोच रहे हैं कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हम सब पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में, मैंने सारे जगह पे, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सबसे संपर्क किया। हर एक हम ये MIS केसेस देख रहे हैं। मेरे ही अस्पताल मेदांता में अभी 8 से 10 केसेस एडमिट हैं। तो ये डेफिनेटली चिंताजनक है, क्योंकि यूएसए जैसे जगह में भी इसकी मोर्टेलिटी, मौत 1.6 तक बताई गई है। ऑफ दिस केसेस जो 2.2% आए, जो डेटा में लेटेस्ट आपको बता रही हूँ। पहले हम सोचते थे कि उनमें से 1% है। तो मैं आपको आग्रह करूंगी, अगर पूरे देश में हमारे 35 करोड़ बच्चे हैं और उसका आप सोच लें कि भाई सिर्फ 2% बच्चों में ही हुआ है, उसके भी आप 1% ही बच्चे या 0.1% भी बच्चे ले लें तो ये मात्रा हजारों में जाएगी, क्योंकि टोटल बच्चे आपके करोड़ों में हैं, तो आपके केसेस हजारों में रहेंगे। हमारा मुद्दा जो देश का है वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ केयर नहीं है। कल रात में मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको इस प्रॉब्लम में एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है IVIG, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ये बहुत ही एक्सपेंसिव दवाई, जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्फोटेरिसिन ब्लैक फंगस की बात कर रही है और वो हजारों में है और गवर्नमेंट फ्री लाने की कर रही है। और परसों ही कल ही न्यूज़ में भी आया है कि 50,000 वायल्स लाए गए इंडिया में। मुझे लग रहा है अब ये IVIG को भी हमें देखना होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस पर भी कैपिंग लगानी होगी ताकि जो पुअर लोग हैं वो भी IVIG अफोर्ड कर सकें। इसके कॉस्ट बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, गवर्नमेंट को इस तरफ आना चाहिए और इसके कॉस्ट कम, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इसकी ट्रीटमेंट 2 ही है, हम हाई डोज स्टीरॉइड्स और IVIG हमें जल्दी देना है। और डेफिनेशन में हर 3 दिन नहीं, जो डेफिनेशन CDC USA की है उसमें बुखार 1 दिन भी कहते हैं, 1 दिन भी हाई फीवर और आंखें आपकी लाल हो या आपके यहाँ होठ कटने लगे या रैश हो, सोजिश हो। और मैं आपको बताऊंगी, बिसाइड स्किन के साथ आपकी हार्ट इन्वॉल्वमेंट, लिवर इन्वॉल्वमेंट, इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट जिसमें डायरिया या पेट दर्द, या किडनी इन्वॉल्वमेंट, हिमेटोलॉजिकल, जो मेरा कल बच्चा आया है उसके प्लेटलेट्स 40,000 पहुंच गए। CRP, जो हम इन्फ्लेमेटरी मांगर्स 2 ही टेस्ट चाहिए जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया। पहली बात हमें CRP चाहिए, उसके बाद जैसे उन्होंने DRB, इन केसेस में हमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड इको करना पड़ता है सब में। तो जो हम इन्फ्लेमेटरी CRP मार्कर और इको, माँ बाप को समझना है कि वो 5 दिन वेट ना करे। 1 दिन का भी अगर फीवर के साथ ये कोई चिन्ह हो, जब फैमिली मेंबर्स को 2-2.5 हफ्ते पहले कोविड हुआ तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि बच्चे को सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, बच्चे को या एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड या मॉडरेट, उसके बाद भी हो सकता है। तो ये आप समझ लें कि डेफिनेटली चिंताजनक है। 80% ICU केयर चाहिए, वार्ड में नहीं, 80% आपको ICU केयर चाहिए। तो आप सोच लें कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात ये ना, वही तो मैंने कहा कि क्योंकि अगर डरने की जरूरत है तो फिर पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे। तो डॉक्टर गुप्ता, फिर किस स्टेज पे देखा जाए, पेरेंट्स किस स्टेज पे ये कॉल लें कि नहीं अब जो है कि हॉस्पिटल की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है? देखिए, इसके कुछ लक्षण जैसे मैंने पहले बताया था, चिंताजनक जरूर है लेकिन पैनिक की आदत नहीं है।
अभी पिछले 1 महीने में जब से थर्ड वेव का स्टार्ट हुआ है, सभी लोगों ने पीडियाट्रिक बेड्स PICU स्ट्रेंथन कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेज ने 100 बेड्स पीडियाट्रिक केयर के लिए, इसमें 50 PICU बेड्स हैं। सो सारे लोग तैयार हैं, लेकिन ये ज़रूरत है अभिभावकों को, माता पिताओं को, कि अगर उनके घर में किसी को कोविड हुआ है या कोविड जैसा लक्षण है, उनके बच्चे को, जैसा मैडम ने बताया कि जरा सा भी तेज बुखार होता है, इसमें बुखार भी तेज होता है, 102-103 डिग्री बुखार होता है, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ और उसमें हम सारी जांच करने के बाद में 1 दिन में इसकी डेफिनेट डायग्नोसिस बना सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको IVIG और स्टेरॉइड्स और बाकी सारा ट्रीटमेंट अगर हम टाइम पे शुरू कर दें तो इसमें 100% रिकवरी के चांस। सो खाली ये बताना है कि भाई अगर बच्चे को घर में अगर किसी को भी तेज बुखार आ जाए तो इस पॉसिबिलिटी की जा सकती है MIS-C की, और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो तुरंत लेके आएँ। और सारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं इसको ट्रीट करने के लिए। लेट पेशेंट्स आते हैं जो शॉक में आते हैं या जिनको कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या लिथार्जी आते हैं, उनको ज़रूर लाइफ थ्रेटनिंग है, जिनको कि ट्रीटमेंट अगर तुरंत ना किया जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर टाइम पे लेके आएंगे तो हम समझते हैं कि सारे के सारे बच्चे ठीक होके जाएंगे। तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कोरोना के साथ साथ जो बाकी और बीमारियां हैं या फिर बाकी और जो इन्फेक्शंस हैं वो घर कर रहे हैं। आज हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं। कोई कावासाकी सिंड्रोम से कह रहा है कि जैसा कि हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कॉन्शियस होने की बेहद ज़रूरत है। हार्ट थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक से पहले जैसे आपने बताए थे इसके सिम्टम्स की कौन सी ऐसा वक्त है जब ये ट्राई किया जाए, तब ये देखा जाए कि अस्पताल जाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर रवि मलिक, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये क्या मतलब, ये जो अगर चीज़ें पहले से हैं, दवाई पहले से हैं, तो अभी ऐसा क्या अचानक से हुआ है कि कोविड के साथ ये सब आने लग गए? देखिए, ये कोविड से जब बच्चे रिकवर कर रहे होते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करना चाहूंगा। इसका मीन पीरियड जो है वो लगभग 4 महीने होता है। यानी कि एक बच्चा है, ये मैं आपको सेटिंग बताऊं किस तरह से ये होता है। एक बच्चा है जिसके घर में परिवार में सबको कोरोना हुआ है, उस बच्चे को भी कोरोना हुआ है और उसके बाद में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। 4 हफ्ते के बाद में, यानी 1 महीने के बाद में, ऑन एन एवरेज 3 से 6 हफ्ते के बीच में, उसके बाद जब सब लोग खुश हो गए, सब कोरोना से रिकवर हो गए, सब कुछ हो गए, बच्चे को सडनली हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं या पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और जैसे कि मैंने लक्षण सारे बताए, रैशेस आ जाते हैं, सब चीजें आती हैं। तो ये आपका बच्चा जो है काफी बड़ी संभावना है कि ये MIS से जो है ग्रसित हो। ये असली टाइम है जिस वक्त की सारे पीडियाट्रिशियंस और डॉक्टर्स को इस चीज को, क्योंकि मैं कोविड अस्पताल चलाता हूं तो मैंने देखा है बच्चे बहुत अभी आजकल हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये पीरियड है जबकि कोरोना डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन ये केसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि ये कोरोना के डिक्लाइन करने के बाद ही आता है, यानी कि 4 हफ्ते का पीरियड रहता है। दूसरी चीज यह है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध की आवश्यकता है। हमारे देश में अभी तक शोध ज्यादा नहीं हुए हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और CDC अमेरिका ने इस पर काफी डिटेल्ड स्टडी किया है 3700 बच्चों के ऊपर। तो हमारे यहाँ पर किस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, सबसे पहले तो मैं ये भी चाहूंगा कि रिसर्चर्स को इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, किन बच्चों को होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या वो डिफरेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड से ना या नहीं है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो स्टडीज हुई हैं उनके हिसाब से ये देखा गया है कि अगर तो बच्चा शुरुआती दौर में आ जाता है, और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता। अगर आपके बच्चे को MIS को डायग्नोज कर दिया, इट इज ए पोटेंशियली सीरियस डिजीज, इसको आपको भर्ती करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज पे आते हैं कि प्रिकॉशंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सचिन जी आपको बता दूं, प्रिकॉशन ये है, पेरेंट्स ही बच्चों को इन्फेक्शन देते हैं, तो पेरेंट्स अपनी इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, अपनी पूरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, पेरेंट्स सारे अपनी वैक्सीन लगवा लें और बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें। अगर पेरेंट्स को नहीं होगा तो बच्चों को कोविड नहीं होगा, नहीं होगा तो MIS होने का सवाल ही नहीं उठता। तो पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, भारत सरकार को भी अब ये चाहिए कि कोवैक्सीन के ट्रायल शुरू हो गए, कोविशील्ड के भी ट्रायल शुरू करें, स्पुतनिक के भी ट्रायल बच्चों के अंदर शुरू करें। हमारे बच्चों की पॉपुलेशन ह्यूज है, 19 साल से कम की अगर बात करें तो 41% पॉपुलेशन का शेयर है जो बच्चे 18 साल से कम है, और उनके ट्रायल्स अब इमीडिएट शुरू हो जाने चाहिए सारी कंपनीज से। नेक्स्ट सजेशन मैं ये भी देना चाहूंगा कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जो FDA से अप्रूव फाइजर की हो चुकी है, मॉडर्ना संभवतः जून में हो जाएगी,
इनकी वैक्सीन की जितनी डोजेज मिल जाए 12 से 18 साल के बच्चों को हमारे को लगानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो थर्ड वेव में इसकी दिक्कत आएगी। अब परेशानी ये भी आएगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट परेशानी आएगी वो ये आएगी कि हमारे पास उतने ज्यादा पीडियाट्रिक आईसीयूज नहीं है। बच्चों का इलाज एक तो आईसीयू में होता है, एक पीडियाट्रिक आईसीयूज में होता है। तो बच्चों का इलाज जो है पीडियाट्रिक आईसीयूज में होता है। ये आईसीयू से थोड़े डिफरेंट होते हैं, बच्चों के उपकरण थोड़े डिफरेंट होते हैं, बच्चों की डोजेस डिफरेंट होती है, बच्चों की दवाई IVIG वगैरह का हमारे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी हम देख लें कि इन केस इसका एपिडेमिक होता है, जैसे आप देखिए फंगस का एपिडेमिक हुआ तो दवाई शॉर्ट पड़ गई। तो सरकारों को ये भी देख के चलना है कि अगर MIS के केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं या थर्ड वेव में आ जाते हैं, तो ये दवाइयां बिल्कुल शॉर्ट ना रहे। और प्रिकॉशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को जितनी जल्द से जल्द हो सके सबको वैक्सीन देनी चाहिए। और थर्ड प्रिकॉशनरी चीज ये है कि सेंसिटाइज हो जाना चाहिए। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि MIS के मेरे पास में कुछ पेशेंट्स आए हैं जो टर्मिनल स्टेज में आते हैं, जब BP लो हो गया, बच्चों को साइनोसिस हो गई, चेहरा भी नीला पड़ रहा है, होंठ भी नीले पड़ रहे हैं, शॉक स्थिति में आ रहे हैं। उसकी वजह यही है, ना तो माँ बाप इसको इतना सीरियसली ले पाते हैं और ना हमारे जो जनरल डॉक्टर्स हैं वो भी इतने ज्यादा एट्यून्ड हैं, क्योंकि ये नई बीमारी है। तो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा कि ये इसकी अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इज द की स्टोन। और इसकी मैनेजमेंट केवल और केवल अस्पताल में ही हो सकती है, घर में नहीं हो सकती, क्योंकि जो दवाइयां देते हैं हम इंट्रावीनस दवाइयां देते हैं। इसमें वरी की बात नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की बात बड़ी जरूरी है। दोबारा से बताना चाहूंगा, कभी भी आपका बच्चा जो रिकवर कर रहा है उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, रैशेज आ रहे हैं, आंख मुंह लाल होने लग गई है, हाथों पैरों पे स्वेलिंग आने लग गई है, और बच्चे का चेंज ऑफ बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा लिस्टलेस होने लग गया, ड्राउजी होने लग गया, यूरिन आउटपुट कम होने लग गई, और उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में कुछ ओमनियस साइंस भी हैं, अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो रही है, एल्ब्यूमिन काफी कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन फॉल हो रहा है, तो इसमें हमारे को कई बार ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी देने पड़ सकते हैं। तो इसका इलाज जो है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में ही होता है, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो हैं वो शॉक में जाने के लिए काफी ज्यादा तत्पर रहते हैं। तो अगर इनका इलाज प्रॉपरली ना करें तो ये शॉक में जा सकते हैं। शॉक में जाएंगे तो पूरे मल्टी ऑर्गन जो है डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है बच्चों के। तो कहने का मतलब इन नटशेल यही है, अर्ली डायग्नोसिस। पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा, ये आपने जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिससे लोग जागरूक होंगे। अर्ली डायग्नोसिस इज द की स्टोन इन मैनेजमेंट। अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर दी, मजाल ही नहीं है कि बच्चे की मृत्यु हो जाए। और अगर आप लेट चले गए तो उसके बाद में मेडिकल रिसोर्सेज भी जाएंगे, बच्चा आईसीयू में भी बहुत बहुत टाइम तक रहेगा और शायद आउटकम भी अच्छी ना निकले। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, फिर वही सवाल कि ये टाइमिंग क्या है दरअसल? ये टाइमिंग अभी जैसा बताया है कि ये जब कोविड होता उस वक्त नहीं होता, कोविड के बाद 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बीच में कॉमनली होता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन 3 से 6 हफ्ते अगर किसी के घर में कोविड तो पहले भी एडल्ट तो अब आया, पहले भी तो, लेकिन ये बीमारी एग्जिस्ट करती थी। तो क्या ये सिर्फ पहले भी होता था, से रिलेटेड हुआ? नहीं, दिस इज नथिंग न्यू बीमारी। पहले इसको कावासाकी सिंड्रोम बोलते थे। वो भी यूजली वायरल इन्फेक्शन के 3 से 4 हफ्ते के बाद होता था, क्योंकि कोविड है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन कोविड हुआ है, इसलिए इनका मात्रा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू पहले भी होती थी। पहले भी हम लोग कावासाकी डिसीज को पहले से इसका इलाज करते आए हैं और बच्चे ठीक भी होते आए हैं, लेकिन क्योंकि एक बार संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, ये बिल्कुल पेंडेमिक की वजह से इसकी जो टोटल बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह अभी लोग जागरूक भी ज़्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गए हैं। तो प्रोपोर्शनेटली ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी थी। पहले इसको कावासाकी डिसीज, अभी हम इसको MIS, जो खाली कोविड से रिलेटेड है। और इसका जो ड्यूरेशन जैसा बताया है कि 3 से 6 हफ्ते के बीच में अगर किसी को भी घर में अगर कोविड नहीं भी हुआ है, तो अगर बच्चे को तेज़ बुखार आता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल आना है। इसका घर में इलाज नहीं हो सकता, और इसका जो क्राइटेरिया है 5 और क्राइटेरिया में फिट होता है तो हम उसको इलाज करते हैं और उसको बच्चा ठीक भी हो जाता है। लक्षण बार बार वही बताए हैं कि बच्चे को सिर्फ स्टार्ट होता है तेज़ बुखार से, और उसके साथ में मल्टी सिस्टम है, मतलब इसको GI सिम्टम भी हो सकते हैं, लूज मोशन वॉमिटिंग हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, लिथार्जी हो सकती है, बॉडी पर रैशेज आ सकते हैं, मुंह में भी आ सकते हैं, आंख भी लाल हो जाती है। तो अगर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, फीवर है, तो ये MIS हो सकता है। और अगर MIS हो सकता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ ताकि उसको डायग्नोसिस
अर्ली डायग्नोसिस और उसको पूरी तरह से हम इलाज कर सकते हैं। और डॉक्टर नीलम, फिलहाल ऐसी भी कोई स्थिति है कि इसको अवॉइड ही किया जा सके, यहाँ तक बच्चा पहुंचे ना उससे पहले क्या फिर ऐसी प्रिकॉशंस ली जाएं, या फिर क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बाकी बिहेवियर है वो चेंजेस किए जाएं? बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको प्रिवेंट करने के लिए तो कोविड इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट करना होगा। इसे कावासाकी लाइक कहते हैं, ये कावासाकी नहीं है जैसे डॉक्टर बता रहे थे कि उसमें हमें तो ये भी पता है कि कौन सी वायरस कर रही है, कोविड वायरस से तो कोविड को हटाना है। मेन मुद्दा यही है कि आपको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है पेरेंट्स को, दैट्स ऑल। अगर आप अर्ली जाएं, आपका ब्लड प्रेशर और ये सब बच्चे का ठीक है तो इलाज आसानी से हो जाएगा। हो सकता है 20% को आईसीयू की भी जरूरत ना पड़े। अगर आप लेट जाएंगे तब बच्चे को आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। अर्ली में आजकल के टाइम में अगर किसी भी बच्चा को फीवर हो रहा है, सिंपल एक टेस्ट डॉक्टर करते हैं हम, सीबीसी और सीआरपी। अगर सीआरपी बढ़कर आता है तब हमारी डायरेक्शन एमआईएससी की तरफ पड़ती है। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, यही तरीके रह जाएंगे हमारे को इस चीज़ से बचाने के लिए। नंबर 2, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, पेरेंट्स को और डॉक्टर्स को, इन दोनों को रखना है। नंबर 3, रेयर है ये बीमारी, हम बार बार यही दोहरा रहे हैं कि ये रेयर है, लेकिन पैंडेमिक में मीडिया और डॉक्टर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि पब्लिक को ये इसके बारे में अपडेट करें, इसीलिए ये कर रहे हैं। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, रेयर है, बहुत रेयर है, लेकिन इस रेयर चीज को भी अगर हो तो हम सीबीसी सीआरपी करके फिर आगे से उसके डिसाइड करते हैं कि इसको इको करना है क्या, और आईवीआईजी या स्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट को देते हैं। तो यही इसका एकमात्र इलाज है कि हम इसको प्रिवेंट करें और जल्द से जल्द बड़ों में वैक्सीनेशन लगाएं। जैसे आज प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जैसे ही हम बड़ों में लगाएंगे तो कम्युनिटी में कोरोना इन्फेक्शन कम हो जाएगा। जब कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जब तक बच्चों की वैक्सीन इंडिया में आएगी, कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे कोवैक्सीन के ट्रायल्स को, तो तब तक हमारे पास या तो बाहर विदेश की वैक्सीन है, और हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो 18 से 45 साल है, क्योंकि वही इस बच्चों के माँ बाप की उम्र है, जो अभी देश में कमी होने के कारण काफ़ी स्टेट्स में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। 18 to 45 ईयर्स हमें इन्हें देना है, क्योंकि यही पेरेंट्स हैं इन बच्चों के। अगर वो बचेंगे तो बच्चे बचेंगे, बिकॉज बच्चे तो बाहर नहीं जा रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, तो बड़े ही घर पर ये इन्फेक्शन ला रहे हैं। जाहिर सी बात है, बड़े ही लेकर के आ रहे हैं। और फिलहाल उस इन्फेक्शन से अगर नहीं हुआ है तो इसके कितने चांसेस हो जाते हैं डॉक्टर गुप्ता कि अगर घर पे कोविड नहीं हुआ है, सब कुछ आपने प्रिकॉशन ली हुई है, तो बच्चों तक इन्फेक्शन पहुंचे ना? देखिए, ये ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। टू क्राइटेरिया जो इसका हमारा MISC का है, या तो कोविड इन्फेक्शन का एविडेंस होना चाहिए, उसमें या तो कोविड जो हमारा RT-PCR या यूजुअली नेगेटिव होता है, लेकिन कोविड एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग करते हैं जो पॉजिटिव होता है, तभी हम इसकी डायग्नोसिस, दिस इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी क्राइटेरिया टू डायग्नोज MIS। तो कभी कभी घर में हो सकता है कि किसी को इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ कि उसकी जांच कराई हो या उसको टेस्टिंग शायद ना कराई हो। घर में अगर आजकल अक्सर बुखार हो जाता है, माइल्ड हुआ है किसी को, तो वो भी कोविड हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डायग्नोसिस किया है तभी हम लोग करेंगे। अगर घर में किसी को भी ज़रा सा भी डाउट है, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि शायद किसी को माइल्ड बुखार हुआ हो और अभी बच्चे को तेज़ बुखार है, तो जैसा मैडम ने बताया कि किसी भी बच्चे को अगर तेज़ बुखार है उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और
CRP एंड CBC। अगर CRP हाई है तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है MIS का, और अगर MIS है तो उसको एडमिट कराना, उसको ट्रीट करना है। सो अभी आजकल जो हालात हैं, क्योंकि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कोविड हुआ या नहीं हुआ, किसी भी बच्चे को तेज बुखार है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना है, और डॉक्टर की सलाह लेके टेस्ट कराना है। टेस्ट में पॉजिटिव आए तो उसका ट्रीटमेंट करना है। यही इसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट अगर हम कराएंगे तो 100% इस बच्चे को ट्रीट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज़रूरी है, और घर में कोविड हुआ है तब डेफिनेट, अगर नहीं हुआ है तो अभी इसका एक इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जरूर होना चाहिए, जिसको डॉक्टर को दिखा के उसको अर्ली ट्रीटमेंट करा जा सकता है। ठीक है, लास्ट कमेंट डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत बार ऐसा हुआ है, जो मैंने भी कोविड के ये MIS के डायग्नोज किए हैं, जहां पे कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है आपको, ना तो घर में किसी को कोविड है, ना बच्चे को कोविड है, ना कोई नहीं है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पेरेंट्स को भी एसिम्प्टोमेटिक कोविड हुआ, बच्चे को भी कोविड हुआ। तो इसकी डायग्नोसिस के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर 1 तो क्लिनिकल, जो मैंने 5 आपको सिम्टम बताए, उनमें से कोई एक है तो आप इसको सस्पिशन कीजिए। नंबर 2 क्राइटेरिया इसका ये है कि जब हम बच्चे के अंदर कोविड एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों टेस्ट करेंगे, तो USA की स्टडीज ने कहा 99% में आपको एविडेंस मिल जाएगा, या तो कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी या उसके अंदर RT-PCR या ये सब चीजें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि RT-PCR भी जो पॉजिटिविटी है उसकी 2-2 महीने तक रह सकती है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको कोविड का एविडेंस भी मिलना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया, जो कि अक्सर 99% जो CDC ने स्टडी की है उसके अंदर हमें कोविड होने के अंदेशा मिलता है, केवल 1% बच्चे होते हैं जिनमें की MIS होता है और हमें कोविड का नहीं मिलता। और तीसरा क्राइटेरिया ये है, जैसे ही डायग्नोज हो जाए आप पूरा कोविड पैनल करा लीजिए, जिसमें कि हर चीज आ जाएगी, जिसमें फेरेटिन भी आ जाएगा, LDH भी आ जाएगा, D-डाइमर भी आ जाएगा, सारे टेस्ट आ जाएंगे। और इन टेस्टों के अलावा भी हमारे को दूसरे टेस्ट भी कराने चाहिए। जैसे जब हमने डायग्नोज कर दिया तो फिर हम इकोकार्डियोग्राफी भी कराएंगे, जैसे कि मैंने बताया, या हार्ट के ऊपर। मोस्टली इन बच्चों के अंदर जो डेथ का रीजन होता है वो यही होता है कि हाइपोटेंशन हो जाती है, यानी BP लो हो जाता है, जिससे मल्टी सिस्टम फेलियर में बच्चा चला जाता है, या दूसरा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि ये कॉर्नरी आर्टरीज को भी अटैक करता है कावासाकी सिंड्रोम की तरह। एक चीज और बताना चाहूंगा, कावासाकी सिंड्रोम एक अलग बीमारी है, MIS एक अलग बीमारी है, जबकि दोनों के सिम्टम सेम है। कावासाकी डिजीज इज एन इडियोपैथिक डिजीज विच कैन अकर आफ्टर एनी वायरल इन्फेक्शन। कावासाकी डिजीज का इंसिडेंस बहुत कम है। अगर मैं कावासाकी डिजीज का इंसिडेंस बताऊं तो इट इज 1 लाख में किसी बच्चे को होता है। लेकिन कोविड वाली जो ये डिजीज है, ये डिफरेंट एंटिटी है। MIS इज डिफरेंट फ्रॉम कावासाकी। MIS में हमें कॉज पता है। चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं कि जितनी अगर कम से कम कोशिश हमारी हो सकती थी, हमने इसको अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी है। आगे भी इसके ऊपर हम कार्यक्रम करेंगे। आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड वे में अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम वो पहले की जो तैयारी है वो की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर आज बात करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.